हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास में अकबर का राजनीतिक जीवन और उसके धार्मिक जीवन को देखा था। अब पिछली 2-3 वीडियो में हमने इसी पर बात की थी। तो आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यह है मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसकी विशेषताएँ क्या थी, जात और सवार क्या होता है, फिर अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में कैसे बदलाव आए, इन्हीं सब के विषय में। और मनसबदारी व्यवस्था से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी विशेषताओं से, फिर जात और सवार से कि कैसे चल रही थी, यही सब। तो आज की वीडियो में यही सब होगा। तो सबसे पहले हम मनसब का अर्थ जानते हैं, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की, यही सब चीज़ें। तो मनसब का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है कोई पद या श्रेणी या फिर कोई ओहदा। तो मनसब का जो अर्थ है, कोई पद, श्रेणी या फिर कोई ओहदा, इसका अर्थ होता है। और यह शुरू की गई मध्य एशिया की मंगोल चंगेज खान की जो दशमलव पद्धति पर आधारित जो उसकी सैन्य व्यवस्था थी, उसी से यह मनसबदारी व्यवस्था ली गई है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है वह मध्य एशिया में मंगोल चंगेज खान ने की थी, और उसी परंपरा पर अकबर ने भी अपने शासनकाल में इसको शुरू किया। तो मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया के मंगोल चंगेज खान के दशमलव पद्धति पर आधारित थे। दशमलव पद्धति पर आधारित थे। तो और इसकी शुरुआत जो है, भारत में इसकी शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की। तो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है, मुगल साम्राज्य में यह अकबर द्वारा शुरू की गई। अकबर द्वारा शुरू की गई, ये हो गया। और मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, यह सैनिक और प्रशासनिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो इसी वजह से मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा भी कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम कैसे मनसबदारी व्यवस्था का विकास हुआ मुगल साम्राज्य में, उसको देखेंगे, फिर उसकी विशेषताओं को। तो मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा भी कहा जाता है। इस्पाती ढांचा भी कहा जाता है। तो अब हमने इसके शुरुआत को देख लिया है कि इसका अर्थ क्या होता है। और मध्य एशिया में मंगोल चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी, और मुगल साम्राज्य में इसे अकबर ने शुरू किया। और मुगल साम्राज्य के लिए यह व्यवस्था एक इस्पाती ढांचे का काम करती थी। इतनी मजबूत व्यवस्था थी कि इसी पर मुगल साम्राज्य का ताना बाना टिका हुआ था। तो यह सब चीज़ें थीं। अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब इसका प्रचलन है, जिस पर बहुत पूछा जाता है। इसमें 2 डेट आपको मिलेंगी कि मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है मुगल साम्राज्य में, यह कब हुई। तो इससे संबंधित जो 2 डेट हैं, दोनों जानते रहें कि कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 1567 में अकबर के शासन के 11वें वर्ष में
अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब दिए जाने का उल्लेख मिलता है और यह उल्लेख भी अबुल फजल करता है कि मुगल साम्राज्य में मनसब पहली बार 1567 में दिया गया। तो 1567 में ही अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। और यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि कौन से वर्ष में अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत थी, तो 11वें वर्ष में थी। और फिर एक और इसमें डेट है कि 1573 और 74 में अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में पहली बार वास्तविक रूप से मनसबदारों का उल्लेख है और मनसब दिए जाने का। तो एक ये दूसरी डेट है। तो पहली तो 11वें वर्ष में 1567 में उसका उल्लेख मिलता है और फिर 1573 और 74 में अकबर के शासन के 19वें वर्ष में इसका वास्तविक उल्लेख मिलता है। यह 1573 और 74 में। तो दोनों डेट जानते रहें कि पहली बार जो उल्लेख है यह 1567 में है शासन के 11वें वर्ष में, सतीश चंद्र की किताब में भी यही है। फिर 73 और 74 में 19वें वर्ष में वास्तविक रूप से मनसबदारों का जो विस्तृत उनकी श्रेणियां हैं, उनके जो कार्य हैं, इसका एकदम सही रूप से उसके शासन के 19वें वर्ष में मिलता है। और फिर 1595 में जाकर के अकबर ने इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए, जो है जात और सवार। तो जात और सवार का उल्लेख आपको 1595 में अकबर के शासनकाल के 40वें वर्ष में दिखेगा। फिर पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि जात और सवार होता क्या था। तो 1595 में अकबर के शासन के 40वें वर्ष में जात और सवार का प्रचलन शुरू हुआ। जात और सवार मनसबदारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और अकबर इसे अपने शासन के 40वें वर्ष में लाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जात और सवार होता क्या था। उसके पहले हम मनसबदारों की विशेषताएं जान लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बार अगर आप विशेषताएं समझ लेंगे तो इससे आपको आसानी हो जाएगी हमेशा जानने में कि कैसे वह इक़्तिदारों से भिन्न थी और कैसे मनसबदार कार्य करते थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था और उनकी जागीरें, उनका वेतन कैसे मिलता था, यह सब चीज़ें। तो अब हम मनसबदारों की विशेषताओं के विषय में देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मनसबदारों के प्रकार कैसे थे, कितने प्रकार के मनसबदार होते थे, और फिर मनसबदारों की जो श्रेणियां हैं, और फिर जात और सवार उसको हम देखेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहली विशेषता है कि मनसबदारों को, जो भी मनसबदार था उसको राज्य की सहायता के लिए निश्चित मात्रा में सैनिक रखने पड़ते थे और यह मनसबदारी जो मनसब दिया जाता था उसी में उसके मनसब से ही यह पता चलता था कि किसको कितने मात्रा में सैनिक रखने हैं, कितने भारवाही पशु रखने हैं। तो यह सब उसमें निश्चित रहता था उसके मनसब में। तो इसमें यह है कि मनसबदारों को निश्चित मात्रा में निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे, जो राज्य की सहायता करते थे। जिसको जब मनसब मिलता था उसी मनसब से इसका पता चलता था कि उसके कितने सैनिक उसे रखने हैं, उसके मनसब में ही इसका उल्लेख रहता था। और इस व्यवस्था की एक विशेषता और थी कि जो भी मनसब था यह 10 से लेकर के 5000 तक होता था।
यानी कि सबसे जो छोटा मनसब है वह 10 का था और सबसे जो अधिक मनसब किसी को दिया जा सकता था तो वह 5,000 का था। और 5,000 का जो मनसब है वह मात्र राजकुमारों को या किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित अमीर को ही दिया जाता था। तो मनसब जो है, मनसब 10 से लेकर 5,000 तक होता था। तो एक तो यह विशेषता हो गई कि सबसे छोटा मनसब 10 का होता था और सबसे बड़ा 5,000 का, और सबसे जो बड़ा मनसब है यह राजकुमारों को दिया जाता था और बड़े अमीरों को। और इसमें एक बात और है कि मनसब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसको जो देने वाला था यानी कि कोई भी मनसब जो प्राप्त करता था वह बादशाह ही मनसब उसको देता था दरबार में। तो यदि ऐसा पूछा जाता है कि क्या जो मीर बख्शी जो सैन्य विभाग का या सेना का सबसे प्रमुख अधिकारी था, जो सैनिकों को वेतन भी देता था, तो क्या वह छोटे मनसब मीर बख्शी देता था? तो ऐसा नहीं है। मनसब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका वितरण बादशाह द्वारा किया जाता था। तो सभी मनसब बादशाह द्वारा दिए जाते थे। बादशाह द्वारा दिए जाते थे। तो एक तो यह हो गया। हाँ, तो मनसबदारों का जो जात और सवार था जो 1595 में आया, इसमें एक बात तय थी कि किसी भी का भी जो सवार संख्या है वह जात पद से अधिक नहीं हो सकती थी। तो यह भी पूछा जाता है, इसमें अंतर हमेशा जानते रहें कि जो सवार है वह जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। और जात और सवार अभी जब बताएंगे कि किसी को भी जो मनसब मिलता था तो उसमें जो जात है वह उसका पद या वेतन बताता था, और जो सवार है वह सैनिकों की संख्या। तो जो सैनिकों की संख्या है उसके जात पद से कभी बड़ी नहीं होती थी। तो यह हमेशा जानते रहें कि सवार जात पद से अधिक नहीं हो सकता था, अधिक नहीं हो सकता था। तो जो सवार है यह जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। एक यह विशेषताएं हैं। और उसके बाद एक और है कि जो सवारों की संख्या है उसी से किसी मनसबदार की वास्तविक शक्ति का पता चलता था। यानी कि जो जिसका जात पद चाहे भले बड़ा हो, लेकिन यदि उसके सवारों की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वह कोई प्रतिष्ठित, कोई शक्तिशाली अमीर होगा। तो सवारों की संख्या ही मनसबदार की वास्तविक शक्ति का सूचक था। और ऐसा नहीं है कि किसी को मनसब 5,000 का उसका जात है और उसके सवारों की संख्या मात्र 1,000 है, और कोई दूसरा वही मनसबदार है जिसके उसके भी जो जात है वह 5,000 का है लेकिन उसके सवारों की संख्या 2,000 है। तो इसका मतलब है कि 2,000 सवार वाला जो मनसबदार है उसकी शक्ति उससे अधिक होगी, वह अधिक प्रभावशाली होगा और उसका वेतन भी अधिक होगा। तो सवारों की संख्या ही मनसबदार की वास्तविक शक्ति का सूचक था। वास्तविक शक्ति का सूचक था। अब इसको ऐसे समझें कि जैसा हमने बताया कि मनसब 10 से लेकर 5,000 तक होते थे, और जात और सवार का जो पद है या 1595 में जोड़ा गया। जात जो पद है वह वेतन बताता था और सवार सैनिकों की संख्या। तो मान लेते हैं किसी मनसबदार का उसका मनसब बड़ा यदि 5,000 का है और उसके 5,000 जात का उसका मनसब है, और उसके सवारों की संख्या जो है, सवारों की संख्या 1,000 है एक मनसबदार का। एक ये हो गया। और वहीं दूसरा मनसबदार है, उसका भी जात पद 5,000 का है, पर उसके सवारों की जो संख्या है वह यदि 2,000 है, 2,000 सवार है, तो जो ये वाला
दूसरा मनसबदार है इसका वेतन भी अधिक होगा, क्योंकि सवारों की संख्या अधिक होने से उसे जागीरें भी अधिक मिलती थी, उसका वेतन भी बढ़ जाता था और उसकी प्रतिष्ठा भी दरबार में बढ़ जाती थी। तो ये इसीलिए जो सवारों की संख्या है यही मनसबदार की वास्तविक शक्ति का, उसकी प्रभावशीलता का जो सूचक है यही बताता था। तो ये तो हो गई मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं कि कैसे यह काम करती थी। और जात पद जो है, सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। हाँ, यह भी बताया कि अब 5,000 का अधिकतम यदि मनसब जात है तो सवार जो है वह 5,000 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, पर 5,000 से अधिक सवारों की संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो इसकी विशेषताएं थी। तो अब हम देखते हैं कि मनसबदारों के प्रकार क्या थे, उनकी श्रेणियाँ और फिर जात और सवार हमने बताया। तो पहले हम जात और सवार की बात करते हैं, फिर मनसबदारों के प्रकार और फिर उनकी श्रेणियों की बात करेंगे। तो जात जो है, इसके पहले हमने बताया ही जैसे कि जात जो है यह मनसबदार का वेतन या उसका पद का सूचक था। जात जो है यह मनसबदार के पद या फिर वेतन का सूचक था और यह लाया गया 1595 में। और जो सवार है, सवार नाम से ही स्पष्ट है, सवार यानी कि सैनिक। तो सवार जो बताता था यह मनसबदारों के सैनिकों की संख्या था, सैनिकों की संख्या। और यह व्यवस्था जो है जात और सवार की, यह अकबर 1595 में लाया। 1595 में अपने शासन के 40वें वर्ष में यह व्यवस्था जात और सवार की अकबर लाया, जिसमें जात जो है वेतन और पद का सूचक था। यानी कि कोई मनसबदार है या उसका जात पद 5,000 है तो यह बताता था कि उसका जो वेतन है वह 5,000 रहेगा, 5,000 दाम। और जो सवार है कि 5,000 जात या फिर 3,000 सवार, तो इसका मतलब है कि 3,000 सैनिक और 5,000 उसका वेतन है। तो कुछ इसी तरह की जात और सवार व्यवस्था थी जो 1595 में आई। अब आगे देखें तो इसमें मनसबदारों की जो श्रेणियों की बात है, मनसबदारों के श्रेणियां। तो अबुल फजल ने मनसबदारों की 66 श्रेणियों की उल्लेख किया है। वह बताता है कि कुल मिलाकर के 66 श्रेणियां थीं। मनसबदारों की एक कैटेगरी यानी कि रैंक, कि कौन मनसबदार पहले नंबर पर है, सबसे बड़ा मनसबदार कौन होगा, फिर उससे 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसा करते हुए कुल 66 मनसबदारों की श्रेणियाँ थी या उनका रैंक थी। लेकिन व्यवहार में केवल 33 ही दी जाती थी। तो 33 तक तो ये दोनों जानते रहें कि अबुल फजल ने 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। अबुल फजल 66 श्रेणियों का उल्लेख करता है, लेकिन वह साथ में यह भी बताता है कि 33 श्रेणियां व्यवहारिक रूप से दी जाती थी। श्रेणी यानी कि रैंक, कि कौन सा, अभी हम श्रेणियों की बात करेंगे कि 3 प्रमुख जो श्रेणियां थी मनसबदारों की, तब आपको पता लगेगा। तो अबुल फजल ने कुल 66 श्रेणियों की बात की है और व्यवहार में केवल 33 ही मनसबदारों को मिलती थी। तो अब 3 प्रकार के मनसबदारों की हम बात करते हैं, तो वो कैसे थे। हाँ, तो मनसबदारों की 3 श्रेणियों को देखें तो पहली श्रेणी के जो मनसबदार थे, पहली श्रेणी के मनसबदार, पहली श्रेणी के जो मनसबदार थे उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि उनका जो जात पद है उसके आधे तक वह सवार रखते थे, तो वह पहली श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। यानी कि जो उनका जात पद है
उसके आधे जो सवार रखते थे, यानी कि किसी मनसबदार का जात पद यदि 5000 है तो सवारों की संख्या उनकी 2500 होगी। अगर जिनके भी ऐसी रहती थी तो वह पहली श्रेणी के मनसबदार थे, यानी कि जात पद से आधे तक सवार। तो यह पहली श्रेणी के मनसबदार थे जो अपने जात पद से आधे सवार रखते थे। फिर दूसरी श्रेणी के जो मनसबदार थे, दूसरी श्रेणी के मनसबदार अपने जात पद से आधे से थोड़े कम सवार रखते थे। तो ये लोग अपने जात पद से आधे से कम सवार। और फिर तीसरी श्रेणी के जो मनसबदार थे वह अपने जात पद से उसका लगभग 25% सवार रखते थे, यानी कि कोई मनसबदार है उसका जात पद यदि 1000 है तो उसके सवारों की संख्या जो है वह 250 तक होती थी। तो तीसरी श्रेणी के मनसबदारों में ऐसे थे जो जात पद से 25% तक सवार रखते थे। सवार यानी कि सैनिक बताया ही। और यह सब हो गया। अब 3 प्रमुख जो मनसबदारों के प्रकार हैं उनको देख लेते हैं, जो बहुत पूछा जाता है। तो 3 प्रकार के मनसबदार भी थे। 3 श्रेणियों की हमने बात की थी और फिर अब 3 प्रकार के मनसबदार भी थे। तो इसमें सबसे पहले ऐसे मनसबदार जिनका मनसब 10 से लेकर के 500 तक, जिनको भी 10 से लेकर के 500 तक मनसब मिलता था, तो 10 से लेकर के 500 तक मनसबदार जो होते थे उनको मनसबदार ही कहा जाता था, यानी कि मनसब। तो 10 से लेकर के 500 तक जो मनसबदार थे उनको मनसबदार कहा जाता था। और फिर 500 से लेकर के 2500 तक ऐसे मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। तो 10 से लेकर के 500 तक वाले जो मनसब प्राप्त करते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। 500 से और 2500 तक जिनको मनसब मिलता था वह अमीर कहलाते थे। और फिर 2500 से 5000 तक जिनको 2500 से लेकर के 5000 तक मनसब मिलता था, यानी कि हमने बताया था कि सबसे बड़ा मनसब 5000 का होता था जो राजकुमारों और बड़े अमीरों को दिया जाता था। तो ऐसे लोग जिनका मनसब 2500 से लेकर के 5000 तक होता था, ये लोग अमीर-ए-उम्दा या फिर अमीर-ए-आजम कहलाते थे। अमीर-ए-आजम। तो यह मनसबदारों के कुल 3 प्रकार थे कि जिसमें 10 से लेकर के 500 तक वाले जिनको मनसब मिलता था यह मनसबदार, फिर उसके बाद अमीर, फिर उसके बाद अमीर-ए-उम्दा, और यह भी बहुत पूछा गया है। तो यह मनसबदारों के कुल 3 प्रकार थे। और मनसबदारों की श्रेणियों की हमने बात कर ली कि 66 श्रेणियाँ थी पर व्यवहार में 33 ही दी जाती थी। उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं हमने देख ली हैं। तो अकबर के शासनकाल में यह पूरी व्यवस्थाएं हमने समझ ली हैं। अब अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल में उसमें क्या बदलाव आया, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के बाद, तो हम इसको देख